आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद आज रविवार को कश्मीर के कई इलाकों में प्रदर्शन हुए। श्रीनगर और बडगाम के अलावा घाटी के बारामूला के कुछ इलाकों में भी हजारों लोग सड़कों पर उतरे और हसन नसरल्लाह पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वालों में नौजवान, महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, जो इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगा रहे थे। ये प्रदर्शन कश्मीर के शिया इलाकों में देखने को मिले हैं। वहीं कश्मीर जोन के इंस्पेक्टर जनरल का कहना है कि कहीं से भी किसी भी झड़प की कोई खबर नहीं आई और हालात को काबू में रखा गया। जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अस्वस्थ हो गए, जिसके बाद उन्हें चिकित्सा सहायता दी गई। इस सारे घटनाक्रम के बाद खड़गे ने टिप्पणी करते हुए कहा कि वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सत्ता से नहीं हट जाते। भाजपा सरकार पर जम्मू कश्मीर को रिमोट कंट्रोल के जरिए चलाए जाने का आरोप लगाते हुए खड़गे ने आगे कहा कि ये लोग कभी चुनाव नहीं कराना चाहते थे। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही चुनाव की तैयारी शुरू की। राजनीतिक रणनीतिकार से कार्यकर्ता बने प्रशांत किशोर ने आज रविवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला करते हुए आरोप लगाया कि राज्य सरकार को 4 सेवानिवृत्त नौकरशाह चला रहे हैं और मुख्यमंत्री इन पूर्व बाबुओं के चंगुल में हैं। प्रशांत किशोर ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाने से 3 दिन पहले यह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए जेडीयू अध्यक्ष और राज्य के मुख्यमंत्री को सत्ता से बेदखल करने की कसम खाई। डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी, जिन्हें कुछ दिन पहले मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी, को आज रविवार को तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। डीएमके के 3 अन्य विधायकों आर. राजेंद्रन, गोवी चेजियान और एस.एम. नासर ने भी राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में राज्यपाल रवि द्वारा पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और उनके बेटे उदयनिधि की मौजूदगी में शपथ दिलाई गई, जिन्हें पहले ही उप मुख्यमंत्री बनाया जा चुका था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने आज रविवार को हरियाणा में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का मतलब है कुशासन, भ्रष्टाचार और अपराधीकरण। इस दौरान जेपी नड्डा ने मतदाताओं से हरियाणा में तीसरी बार कमल खिलाने का भी आग्रह किया। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश की ओर भी इशारा करते हुए कहा कि 2 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस अपने चुनावी वादों को पूरा नहीं कर पाई। झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि हमारी राज्य इकाई इस विषय पर चर्चा कर रही है। हम तमाम तरीके के विकल्प लेकर आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ गठबंधन के तहत चुनाव लड़ने की सोच है, तो वहीं अकेले चुनाव लड़ने पर भी पार्टी विचार कर रही है। झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी का एक मजबूत जनाधार रहा है। मेरा जब जन्म हुआ था तब बिहार और झारखंड एक ही राज्य थे, तो यह मेरी जन्मभूमि और मेरे पिता की कर्मभूमि भी रही है। पार्टी यहां चुनाव लड़ेगी, यह फैसला किया गया है। चिराग पासवान ने आगे कहा कि अब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे या अकेले, इस पर चर्चा जारी है और बताया जाएगा। ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक बयान में IRGC ऑपरेशन के डिप्टी कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अब्बास निलफोरुशन के इजरायली हमले में मारे जाने की पुष्टि की है। हालांकि इस बयान में IRGC ने जवाबी कार्रवाई का कोई जिक्र नहीं किया, लेकिन लेबनान में इजरायली कार्रवाई की आलोचना की। आपको बता दें कि IRGC ने इससे पहले कई बार हमास नेता इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेने की बात कही थी। इस्माइल हानिया की जुलाई के अंत में तेहरान में हत्या कर दी गई थी। बयान में IRGC ने अब्बास निलफोरुशन को अपना लेबनान में सैन्य सलाहकार बताया। हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद भी लेबनान में इसराइली हमले जारी हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनान के दक्षिणी भाग में कम से कम 6 लोग मारे गए हैं।
हिजबुल्लाह के गढ़ माने जाने वाली बेका घाटी में भी 9 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि उत्तरी इलाके में सीमा पार से गोलीबारी हो रही है। इसी के साथ साथ वो दक्षिणी हिस्से से भी खतरे का सामना कर रहा है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने बताया है कि रेड सी से इसराइल के दक्षिणी हिस्से की तरफ आ रहे एक ड्रोन को रोका गया है। आईडीएफ ने यह भी बताया कि लेबनान की तरफ से 8 और हमले इसराइल की तरफ किए गए हैं और कुछ ही समय पहले इसराइल के उत्तरी हिस्से में सायरन के जरिए इसे लेकर चेतावनी भी दी गई है। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह की इसराइली हमले में मौत के बाद आज रविवार के लिए अपनी चुनावी सभाएं रद्द करने की बात कही है। महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को एक्स पर लिखा कि मैं लेबनान और गजा के शहीदों के साथ खास तौर पर हसन नसरल्लाह के साथ एकजुटता में खड़ी हूं। इस कारण मैं कल के लिए अपना चुनावी प्रचार रद्द कर रही हूं। इस दुख की घड़ी में हम फिलिस्तीन और लेबनान के लोगों के साथ खड़े हैं। अब महबूबा मुफ्ती के इसी ट्वीट पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी आनी शुरू हो गई हैं। भाजपा ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधते हुए कहा कि हसन नसरल्लाह की मौत से महबूबा मुफ्ती को इतना दर्द क्यों हो रहा है। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम होता है तब इनकी आवाज़ बंद हो जाती है। इसराइल पर हमला करने वाला हिजबुल्लाह कमांडर अगर मारा जाता है तो ये एक दिन के लिए प्रचार बंद कर देती हैं। ये घड़ियाली आंसू हैं। लोग इनकी मंशा समझते हैं। जिस आदमी ने पूरी दुनिया में आतंक फैलाया था उसका मरना ही ठीक है। वहीं बीजेपी नेता अल्ताफ ठाकुर ने इसे चुनावी स्टंट बताया है। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह की मौत के बाद इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बयान दिया है। उन्होंने हसन नसरल्लाह को मारने को ऐतिहासिक मोड़ बताया। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल ने उनसे हिसाब बराबर कर दिया है जो अनगिनत इसराइलियों और कई विदेशी नागरिकों की मौत के जिम्मेदार हैं। उन्होंने आगे कहा कि इसराइल अपने दुश्मनों पर हमले जारी रखने के लिए दृढ़ है और नसरल्लाह की मौत इसराइल के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे ज़रूरी शर्त थी। नेतन्याहू ने यह भी कहा कि हसन नसरल्लाह को निशाना बनाने के उन्होंने निर्देश दिए थे। आपको बता दें कि इसराइल ने एक हवाई हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को मार गिराया है। इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि अब दुनिया को नसरल्लाह डरा नहीं पाएगा। साथ ही इजरायली सेना ने दावा किया कि हिजबुल्लाह के कई कमांडरों और ऑपरेटिव्स को भी मार गिराया गया है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर जारी राजनीतिक बयानबाजी के बीच कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा है। समाचार एजेंसी ANI के मुताबिक हुड्डा ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम नेता अपने काम नहीं बता रहे हैं और इस बात की चिंता कर रहे हैं कि कांग्रेस में मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यानी वो मान रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार तो आ ही गई है। हम उनका धन्यवाद करते हैं। हरियाणा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राहुल बाबा झूठ बोलने की मशीन है। उनका कहना है कि अग्निवीर योजना इसीलिए लाई गई है क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अमित शाह ने कहा कि अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच ना करें। हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। नेपाल में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक कम से कम 120 लोगों की मौत हो गई है। 2 दिनों की भारी बारिश के बाद काठमांडू के आसपास के इलाके पानी में डूबे हुए हैं और दर्जनों लोग अभी भी लापता हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोग घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। नदी के पास के इलाकों में कई घर सैलाब में डूब गए और कई हाईवे भी जाम हैं। इस बीच मंगलवार तक बारिश के जारी रहने का अनुमान है। नेपाल की सरकार के मुताबिक अभी तक 3000 से अधिक लोगों को बचाया जा चुका है और बाढ़ और भूस्खलन के कारण कई लोगों की जान जा चुकी है। नेपाल में भारी बारिश की वजह से आज रविवार सुबह 5 बजे वीरपुर के कोसी बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़ा गया है। यह बीते 56 साल में पानी की सबसे बड़ी मात्रा है। इसकी वजह से बिहार में कोसी के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ के हालात बन गए हैं और लोग
सुरक्षित ठिकानों की तरफ पलायन कर रहे हैं। आपको बता दें कि कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। इसमें पहले भी कई विनाशकारी बाढ़ आ चुकी है। कोसी के इलाके में अभी भी कई लोग घरों में फंसे हुए हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें काम कर रही हैं। इस बीच बिहार के कुछ इलाकों में बाढ़ की आशंका पर आरजेडी सांसद मीसा भारती ने कहा कि टेलीविजन के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि कोसी का जो बैराज है उसके सारे गेट खोल दिए गए हैं और पानी का स्तर काफ़ी ऊपर है। उन्होंने कहा कि अगर कोई बाढ़ की स्थिति पैदा होती है तो हम उम्मीद करते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री और जितने मंत्री और संबंधित पदाधिकारी हैं वो तैयार बैठे होंगे। छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित बीजापुर जिले में संदिग्ध माओवादियों द्वारा लगाए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के 5 जवान घायल हुए हैं। यह विस्फोट उस समय हुआ जब सुरक्षा बलों के जवान एक नक्सल ऑपरेशन के लिए निकले हुए थे। पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार को तर्रेम क्षेत्र के अंतर्गत चिन्नागेलूर सीआरपीएफ कैंप से जवानों का एक दल डी माइनिंग ड्यूटी पर निकला था। तर्रेम और गुंडम के बीच एक आईईडी बरामद किया गया और इस आईईडी को निष्क्रिय करने के दौरान गलती से इसमें विस्फोट हो गया, जिसमें 5 जवान घायल हुए हैं। पुलिस के अनुसार घायल जवानों को प्राथमिक उपचार के बाद इलाज के लिए जिला मुख्यालय लाया जा रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सबके हिंदी.com के साथ।